गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 9 अव्यय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अव्यय क्या होता है? अव्यय आप देखे होंगे, अव्यय का अर्थ होता है अविकारी। जो अविकारी शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा है, देखिए कि जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के प्रभाव से परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता उन्हें हम अव्यय कहते हैं। लिंग वचन कारक के अनुसार, जैसे किसी के लिए लिंग वचन कारक का हमेशा परिवर्तन होता है। लिंग में लड़का है तो जा रहा है हम बोलेंगे, लड़की है तो हम जा रही है बोलेंगे। वचन में वह कहा, वह जा रहा है, और एक से अधिक बच्चे रहेंगे तो वे जा रहे हैं। तो लिंग वचन कारक में सब में परिवर्तन होता है, लेकिन अव्यय शब्द में परिवर्तन नहीं होते। लिंग वचन चाहे एक वचन हो तो भी अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, और स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के विषय में तो हम लोग जान गए। अब आज हम लोग अव्यय या विकारी और अविकारी शब्द के बारे में जानेंगे। विकारी शब्द क्या होते हैं, इसका ज्ञान शब्द विचार के अंदर जा चुका। विकारी शब्द हम लोग देख लिए, लेकिन अब हम लोग अविकारी शब्द पर, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सारे 4 भेद होते हैं अव्यय के। अव्यय अर्थात क्रिया विशेषण के ये यहाँ अव्यय जो है इनके 4 भेद है। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। बच्चों, पहला हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। क्रिया की विशेषता जो बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है घोड़ा? तेज दौड़ता है। और बिल्ली भी तेज दौड़ती है। यहाँ पर आप देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा पुल्लिंग है, तो वहां पे तेज जो है ये क्रिया की विशेषता है। कैसे दौड़ता है? तेज। लेकिन यहीं पर अगर हम बोलेंगे बिल्ली तेज दौड़ती है तो भी तेज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। विकार तेज जैसा का तैसा ही रहेगा। तो तेज जो है ये क्रिया विशेषण शब्द है। तो क्रिया विशेषण में भी लिंग वचन कारक के कारण देखिए कोई परिवर्तन नहीं आया। घोड़ा मेल है, पुल्लिंग है, और घोड़ी स्त्रीलिंग है, लेकिन दोनों में तेज शब्द समान रूप से लिखा गया। क्रिया में परिवर्तन आया, क्रिया तो रहा है से रही हो गई, लेकिन क्रिया विशेषण में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ उदाहरण आपने दिए हैं, बुक में दिया गया है। जैसे एक विलक्षण व्यक्तित्व से मेरी अचानक मुलाकात हो गई। एक विलक्षण व्यक्तित्व से मेरी अचानक शब्द भी क्या है? क्रिया की विशेषता। मुलाकात हो गई, कैसे हुई मुलाकात? अचानक। तो एक विलक्षण महिला से मेरी अचानक मुलाकात हो गई, तो महिला के लिए भी हम अचानक ही शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण करते हैं। जो अव्यय शब्द जो है क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बारिश अचानक रुक गई। कैसे रुक गई? अचानक रुक गई। तो अचानक शब्द जो है ये क्रिया की विशेषता है। पानी रुकना क्रिया हो गया, बारिश रुकना, और कैसे रुक गई? अचानक, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। फिर देखिए, इस क्रिया विशेषण के भी 4 भेद बताए गए हैं। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। क्रिया हो रही है, ठीक है, किस समय हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है, ये सारी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो किस स्थान पे हो रही है, किस समय हो रही है, किस ढंग से हो रही है, और किस मात्रा में हो रही है, ये 4 चीजें क्रिया के बारे में होती हैं। तो पहला है कालवाचक, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वो किस समय हो रहा है, क्रिया किस समय हो रही है, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के घटित होने से समय से संबंधित
विशेषण बताते हैं, जो समय बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कब, कल, आज, जब, तब, प्रतिदिन, हमेशा, सदैव, ये सारे शब्द जो है काल, समय बता रहे हैं। ठीक है, कब आओगे, तुम कब आओगे, कल आएंगे, तो कल, कब, ये जो सब बोला गया है, ये सारे जो है कालवाचक क्रिया विशेषण। कब आओगे, आना क्रिया विशेषण है, क्रिया है, और कब आओगे क्रिया की विशेषता, यानी काल, यानी समय पूछ रहा है, कब आओगे। फिर देखिए बच्चों, दूसरा है स्थानवाचक। स्थानवाचक यानी जो क्रिया हो रही है वो किस स्थान पर हो रही है। अभी तो हम देखें किस समय हो रही है, अब यहाँ पर हम देखेंगे किस स्थान पर हो रही है। जैसे घर के अंदर चिड़िया का बच्चा था, या चिड़िया बाहर चहचहा रही थी, तो चिड़िया का चहचहाना क्रिया है, चहचहा रही थी कहाँ, बाहर। घर के अंदर चिड़िया बैठी, या पिंजड़े के अंदर चिड़िया बैठी है, तो कहाँ बैठी है, पिंजड़े के अंदर। पिंजड़े के अंदर स्थान बता रही है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। स्थान यानी क्रिया के स्थान को बता रहा है। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के घटक होने का स्थान बताते हैं, यानी किस स्थान पर क्रिया हो रही है, उसे हम स्थानवाचक। जैसे छत के ऊपर बिल्ली बैठी है, तो बिल्ली बैठी है क्रिया हो गया, लेकिन कहाँ बैठी है, तो छत के ऊपर जो बैठी है, छत के ऊपर क्रिया विशेषण है। ठीक, फिर है देखिए यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, बाहर भीतर। मैंने अभी बताया ना कि छत के ऊपर बैठी है, ये क्रिया विशेषण है। घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो घर के बच्चे खेल रहे हैं कहाँ, घर के बाहर, तो घर के बाहर जो है क्रिया की विशेषता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर है रीतिवाचक। रीतिवाचक तीसरा हो गया। रीति मतलब तरीका, ढंग, किस तरह जो क्रिया हो रही है उसका ढंग क्या है। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ये तेज जो है दौड़ना रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया घोड़े के दौड़ने के तरीके को हमको बता रहा है। कछुआ धीमे दौड़ता है या धीमे चलता है, तो कछुआ जो है कैसे चलता है, धीमे चलता है। ये रीति यानी ढंग बता रहा है, किसका, कछुआ के चलने का, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। यानी क्रिया के ढंग को किस तरह हो रहा है, वह जोर से चिल्लाया, कैसे चिल्लाया, जोर से। जोर क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तेज से चिल्लाया। तो यहाँ पर देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण में धीरे धीरे, अचानक, सहसा, ये सारी रीति बता रहा है। तेजी से, जोर से, ये जो है धीमे से, ये जो है जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने की ढंग को बताते हैं, रीत से संबंधित विशेषता बताते हैं, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ क्या होता है पता है, परिमाण मतलब होता है मात्रा, जो क्रिया हो रही किस मात्रा में हो रही, कितनी हो रही है। जैसे जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण अथवा मात्रा से संबंधित विशेषता बताए उसे परिमाणवाचक। जैसे जरा सा, कुछ, काफी, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, कम, ये सारा जो है ये परिमाण, मात्रा के बारे में हमको बताता है। जैसे मैं थोड़ी चाय पीऊंगा, तो क्या कितनी पीऊंगा, थोड़ी। मात्रा, चाय की मात्रा को बता रहा है, जो चाय पी रहे हैं वो कितनी पिएंगे, थोड़ी। तो यहाँ पर ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो बच्चों हम लोग ये देख लीजिए कि क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं, और क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। और अब हम लोग दूसरा भेद, अविकारी शब्द का जो है दूसरा भेद क्या है कि क्रिया विशेषण के बाद दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक शब्द क्या होता है, जो अव्यय शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ उनका वाक्य के दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से संबंध बताते हैं, उसे संबंध बोधक। क्या, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ वाक्य में आए दूसरे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उसे संबंध बोधक कहते हैं।
बच्चों देखिए, संबंध बोधक संबंध जो बताता है, जैसे कालवाचक पहले आगे पीछे किस समय संबंध बता रहा है, स्थानवाचक वही बाहर भीतर अंदर, दिशा निकट समीप कोने में पास में, साधन किसके द्वारा, ठीक है। ये सारा जो है ये क्रिया संबंध बताने के संबंधित है। जैसे कि आप देखेंगे कि संबंध बोधक क्या होता है, जैसे मेज के ऊपर गिलास रखा है, तो कहाँ रखा है ग्लास, मेज के ऊपर, तो ग्लास का संबंध मेज से बता रहा है। मेज के नीचे चूहा है, चूहा कहाँ है, मेज के नीचे, तो दोनों का संबंध है। मेज के पास कुर्सी है, इसके पास कुर्सी है, मेज के पास, मेज के पीछे दीवार है, ये मेज क्या बता रहा है कि मेज के पीछे दीवार है। बच्चों अब हम लोग देखेंगे संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। कुछ शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों ही होते हैं। मैं बताई ना, कालवाचक रीतिवाचक इसमें भी था, क्रिया विशेषण में भी और संबंध बोधक में भी। तो ऐसे में अंतर करना कठिन होगा, लेकिन कठिन हो जाता है कि ये शब्द संबंध बोधक है कि क्रिया विशेषण, हम जान नहीं पाते। इनकी पहचान के लिए हम इनके प्रयोग पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए उदाहरण पर ध्यान दीजिए, आपकी बुक में पेज नंबर 129 में नीचे लिखा है, शब्द है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। कैसे हम अंतर जानेंगे। शब्द है भीतर, तो क्रिया विशेषण होगा, क्रिया की विशेषता जाओ, भीतर जाओ, जाना, कैसे जाओ, कहाँ जाओ, भीतर जाओ। संबंध बोधक कक्ष के भीतर या कमरे के भीतर जाओ, तो किससे संबंध बता रहा है, कमरे से संबंध बता रहा है। दूसरा है पहले, मैं पहले आया। देखिए आया, कब आया, पहले, तो यहाँ पर पहले आया, लेकिन मोहन से पहले मेरा पहुंचना जरूरी है, तो मोहन से पहले यहाँ पर जो है वो क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया। नीचे, नीचे आओ, आना हो गया क्रिया और नीचे हो गया क्रिया की विशेषता, कहाँ आओ, नीचे आओ। लेकिन घर के नीचे मेरा मित्र खड़ा है, तो कहाँ खड़ा है, घर के नीचे, घर से मित्र का संबंध बता रहा है। ऊपर चले, चलना जो है क्रिया है, ऊपर क्रिया की विशेषता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो मेज के ऊपर दूध का ग्लास रखा है, तो दूध का ग्लास मेज के ऊपर रखा है, दूध के ग्लास का संबंध मेज से बता रहा, मेज के ऊपर रखा है। इस प्रकार अर्थ देखकर ही हमें अंतर में भेद करना चाहिए। वाक्य को पढ़ने के बाद ही हम इसके अंतर को पहचानें। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से बताता है। ये जैसा कि इसकी परिभाषा में है, उसको हम वाक्य में देखेंगे। संबंध बोधक अविकारी शब्द है, यानी इसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता लिंग वचन कारक के कारण। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य क्या बनता है, सार्थक बनता है। इनका प्रयोग न होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर हम बीच में लगाएंगे नहीं, संबंध जोड़ेंगे नहीं, तो सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा। संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग विभक्ति सहित तथा विभक्ति रहित दोनों में होता है। जैसे पेड़ के नीचे गाय बैठी है और वह जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहा। वह कब तक संघर्ष, जीवन पर्यंत संघर्ष, मतलब पूरा जीवन संघर्ष करता रहा। तो यहाँ विभक्ति चिन्ह के साथ वाक्य को नहीं बताएगा। कब तक संबंध करता रहा, जीवन पर्यंत, तो जीवन से इसका संबंध बताया गया है। तो बच्चों हम लोग देखें कि अव्यय शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका दूसरे और संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बताएं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय तथा क्रिया विशेषण शब्दों में बहुत कम अंतर होता है। हम उनको वाक्य के अनुसार देखते हैं और इसकी पहचान पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि अव्यय का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम संबंध अन्य शब्दों से स्थापित होता है, तो ये संबंध बोधक है। जब अव्यय बोधक जो शब्द है उनका संज्ञा सर्वनाम के
के साथ अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध स्थापित हो तो अव्यय है। और यदि इनका प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए हो रहा है, क्रिया की विशेषता है, क्रिया विशेषण है ना, कैसे हो रही, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, धीमे तेज, ज्यादा, ठीक है, आज कल कब, ये जो है क्रिया विशेषण है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े कि अविकारी या अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के भेद हम लोगों ने देखा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हम लोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है और विस्मयादि बोधक क्या होता है। विस्मयादि बोधक तो हमेशा से आप लोग सुनते जानते आए हैं, आश्चर्य प्रकट करना, विस्मयादि बोधक। लेकिन समुच्चय बोधक क्या होता है। समुच्चय बोधक देखिए, जब भी मैं घर से बाहर खेलने जाता हूँ अथवा दोस्तों से बातें करने लगता हूँ, तभी माँ मुझे डांटने लगती है। सोचता हूँ कि खेल में ऐसी क्या बुराई है, जो माँ को क्रोधित कर देती है। और दूसरी ओर यदि बाहर ना निकलूँ तो समय कटता ही नहीं। कंप्यूटर पर बैठकर काम करता हूँ, मगर कितनी देर, न तो भाई के साथ शतरंज खेल सकता और न टीवी देख सकता हूँ। ये एक अनुच्छेद आपको मैंने पढ़ के सुनाया। इसमें देखिए रंगीन शब्द कुछ लिखे हैं। रंगीन शब्द ये सब वाक्यों और उपवाक्यों तथा शब्दों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए जो, और, अथवा, मगर, किंतु, ये जो सारे शब्द हैं ये वाक्य और उपवाक्य को आपस में जोड़ते हैं। आपस में जो जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। वो अव्यय शब्द जो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। और ये समुच्चय बोधक भी दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण समुच्चय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है, जैसे संयोजक, विकल्प, विरोध सूचक और परिणामवाचक। ऐसा पर संयोजक क्या होता है, तथा और, दो वाक्य को संयोग जोड़ा, ठीक है। ऐसे शब्द दो शब्दों या वाक्यों वाक्यांशों को जोड़ते हैं, तथा, एवं और। जैसे शिवम बाजार गया और फल लाया, सोमेश, तरुण, वरुण तथा हिमांशु मिलकर खेले। तो तथा और से दो वाक्यों को जोड़ा गया। दूसरा है ख विकल्प। विकल्प जैसे आप देखते हैं एग्जाम में अथवा लिखा रहता है, यानी आपके पास विकल्प है, ये करिए या ये करिए। तो मनीषा अथवा भव्या को बाजार भेजो, मुझे नाइकी अथवा रीबॉक के जूते चाहिए। यानी ऑप्शन दो दिया है, दोनों में से अथवा या यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है, दोनों में से एक चाहिए, यानी यहाँ पर विकल्प है, ऐसा नहीं है दोनों में से एक चाहिए, ठीक। विरोध दर्शक जो सब वाक्यांश में वर्णित अर्थ को विरोध दिखाते हैं, जैसे गरिमा केवल पढ़ाई ही नहीं अपितु अन्य क्रियाओं में भी भाग लेती है। मंगला ने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हुआ, विरोध प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट है परिणाम दर्शक। तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए ताकि अच्छे अंक पाओ। खेतों में समय से पानी नहीं दिया गया इसलिए फसल अच्छी नहीं हुई। परिणाम बता रहा है, ठीक। परिणाम बोधक परिणाम बता रहा है कि ऐसा तुम किए इसलिए ऐसा हुआ, इससे ये परिणाम बोधक है। और व्यधिकरण समुच्चय बोधक में हेतु बोधक जिन शब्दों द्वारा इसलिए कार्य और कारण पर निर्भर है। जैसे गरिमा की कल परीक्षा है इसलिए वह पढ़ रही है, जो कार्य कर रही है उसके पीछे कोई कारण है, ठीक। संकेत बोधक यदि तुम चाहो तो खेल सकते हो, संकेत बोधक। स्वरूप बोधक उसका रंग साफ है मानो दूध जैसे, उसका स्वरूप को बता रहा है, उसका रंग साफ है, और साफ है कैसा, मानो दूध के जैसा, उदाहरण दे रहा है। उद्देश्य बोधक वह जल्दी घर पहुंचना चाहता है ताकि अपने मामा, जिस शब्द से कार्य का उद्देश्य प्रकट हो, वह जल्दी घर जाना चाहता है ताकि उसका उद्देश्य क्या है, मामा से मिल सके। वह दिन रात अभ्यास करता है जिससे मैच जीत सके।
यानी उसका उद्देश्य क्या है, मैच को जीतना। क्लियर? तो बच्चों हम लोग देखें क्या देखा हम लोगों ने, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और लास्ट है हम लोग का विस्मय आदि बोधक। विस्मय क्या होता है, जो शब्द आश्चर्य, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा आदि भाव प्रकट करते हैं उसे हम विस्मय आदि, जैसे हाय, अरे, वाह, बाप रे डर से, छी घृणा से, ठीक है, आह खुशी से, तो हे भगवान दुख से। तो ये सारे जो आश्चर्य, दुख, शोक, ग्लानि, ये सब जो भाव हैं उसे हम विस्मयार्थ बोधक कहते हैं। अलग अलग जगह विस्मयार्थ बोधक शब्दों का प्रयोग होता है, खुशी के लिए वाह, दुख के लिए हाय, गंदे के लिए छी, ठीक है, हे भगवान कष्ट के लिए हे भगवान, अरे आश्चर्य के लिए, कोई चीज कोई काम हो गया, अरे वह गिर गया तो अरे, ये आश्चर्य के लिए, बाप रे बाप, ये घबराहट में लोग आश्चर्य के लिए। तो ये सारे जो है शब्द होते हैं विस्मय आदि बोधक। इसमें आपको देखिए लिखा हुआ है, मैंने जो आपको बताया वही इसमें लिखा है कि हर्षबोधक आहार, वाह खुशी के लिए, शोक बोधक हाय, हाय लोग बोलते हैं, विस्मय बोधक आश्चर्य के लिए, अरे अरे चाचा जी आप कब आए, तिरस्कार हट, लोग बोलते हैं चुप, ये जो है तिरस्कार बोधक। स्वीकृत बोधक यानी हाँ हाँ, हाँ हाँ, अच्छा, ठीक, ये स्वीकार स्वीकृति बोधक। घृणा छी, जैसा मैंने बताया। और संबोधन बोधक अरे, हे भगवान, ये जो है ये संबंध बोधक। तो बच्चों हम लोग आज अपना अव्यय पार्ट 9 कंप्लीट कर लिए। हम लोगों ने पाठ में देखा अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय शब्द वो होते हैं जिनका लिंग वचन कारक के कारण जिनका वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके 4 भेद बताए गए हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। हम लोगों ने देखा क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण में भी पढ़ा कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसी तरह संबंध बोधक देखे, फिर समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक का अध्ययन किया। तो बच्चों हम लोगों का पाठ कंप्लीट हो गया है और अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। आपको पीडीएफ में दिया गया है या रिवीजन के वीडियो में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। आप अपनी पुस्तक को अच्छे से अभ्यास के प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे से काम पूरा करके पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।